स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी सीधा नीतीश कुमार के 36% वोटों को साधने के लिए पहुंच चुके हैं बिहार। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला कि नीतीश कर रहे हैं बंगला खाली, लेकिन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार दोस्तों। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने को लेकर फंस रही है बातें। बताएंगे किस तरीके से मीटिंग को भी रद्द करना पड़ा दोस्तों, कोर कमेटी की बैठक रद्द करनी पड़ी और नरेंद्र मोदी बंगाल में चला रहे थे पुराना स्क्रिप्ट दोस्तों, इसे लेकर जोरदार निशाना साधा गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर बाल बाल बचे एक वरिष्ठ बड़े नेता दोस्तों। क्या हो रही है बड़ी साजिश, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता से जाते ही अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोट विपक्ष की ओर आने की पूरी संभावना है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार को लेकर एक बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं दोस्तों। राज्यसभा के सांसद का शपथ लेते ही नीतीश कुमार का बंगला खाली करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। यानी नीतीश कुमार अब औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं रहेंगे और 15 तारीख को उनके इस्तीफे की चर्चा चल रही है। ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस पूरे मौके के बीच में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी बात पकड़ी है दोस्तों, जिससे बिहार के सत्ता तक पिछले 25 साल से नीतीश कुमार पहुंचते रहे दोस्तों। नीतीश कुमार का दबदबा रहा। ऐसे में अति पिछड़ा समाज के लोग जो डंके की चोट पर नीतीश कुमार को समर्थन करते थे दोस्तों। बिहार की आबादी का 36% है और ऐसे में राहुल गांधी नीतीश कुमार के इसी वोट को अपने साथ में लाने की जुगाड़ में लग चुके हैं दोस्तों। राहुल गांधी नीतीश कुमार के बिहार की सियासत से गुमनाम होने के साथ ही अपना और अपनी पार्टी का उदय कराने में लग गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी आज अचानक से बिहार पहुंच रहे हैं। अमूमन बिहार में चुनाव के इर्द गिर्द राहुल गांधी की सभाएं हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन पिछली साल ही 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा दोस्तों। इसके बावजूद राहुल गांधी बिना किसी आसपास के चुनाव के सीधा बिहार के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी आज यानी 12 अप्रैल को पटना के अंदर होने जा रहे अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी आईपी गुप्ता यानी पान समाज के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पिछली बार राहुल गांधी ने गठबंधन में शामिल कराया था दोस्तों, महागठबंधन का हिस्सा बनाया था, वो आज पान समाज के लोगों का महासम्मेलन करने जा रहे हैं दोस्तों। पटना के सभागार बापू सभागार के अंदर यह सम्मेलन होगा और इसमें राहुल गांधी शामिल होंगे और उनके साथ में तेजस्वी यादव और भाकपा माले के नेता को बुलाया गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये बात समझ में आ गया कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का वोट जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आसपास नहीं है चुनाव, इसके बावजूद बिहार जा रहे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर की ओर जा रहे हैं और राहुल गांधी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इसे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के 36% आबादी वाले अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को और अति पिछड़ा वोट को साथ में लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है दोस्तों। नीतीश कुमार को 20 साल तक इस समाज ने समर्थन किया और एक सक्रिय राजनेता वही होता है जो मौका देखते ही पहुंच जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार का ये जो बहुत बड़ा वोट बैंक है ये कहां जाएगा, इसकी सबसे बड़ी चर्चा थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव सब मिलकर एक नया विकल्प यानी महागठबंधन का विकल्प अति पिछड़ा वर्ग के लिए रख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बड़ी मात्रा में देखा जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी तो फिर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग के लोग महागठबंधन की ओर रुख करेंगे और राहुल गांधी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से ही संपर्क साधने के लिए बिहार पहुंचे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ मामला बिहार में इतना आसान नहीं है दोस्तों और बुरी तरीके से फंस गया है। अब जो अपडेट है वो ये की नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर ली दोस्तों और शपथ ले लिया, तो अब 13-14 तारीख को उनका इस्तीफा, 15 को बीजेपी के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि दिल्ली में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े के आवास पर 6 बजे तक बिहार बीजेपी के लोगों का बैठक बुलाने का आह्वान किया जाता है दोस्तों। कोर कमेटी के नेताओं को बुलाया जाता है, यानी जो सबसे सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी को, उनको बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर चर्चा करने की बातें चलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एनडीए की सहयोगी और जनता दल यूनाइटेड के साथ में बात नहीं बन पा रही है, यानी कौन मुख्यमंत्री होगा इस बात को लेकर मुहर नहीं लग पा रही है। और एनडीए गठबंधन के अंदर से कई आवाजें उठ रही है और जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है उसको लेकर असंतोष दिखा रहे हैं, जिसके बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक को रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये बात पहले नीतीश कुमार की पार्टी को बता दिया जा रहा है कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इस पर जनता दल यूनाइटेड ने नाराजगी जताई है। इसे पता
पता चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को लेकर भी सब कुछ तय कर रही है। दोस्तों ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच में खींचान लगातार जारी है और कोर कमेटी की बैठक रद्द करने का सीधा मतलब यह है कि आपसी तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि स्थिति इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करेगी और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो नीतीश कुमार की पार्टी, जिसे पहले ही अति पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो चुके हैं और दूरी बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको साथ में आने का विकल्प दे दिया तो फिर जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दोस्तों जेडीयू को पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घूम फिरकर जनता दल यूनाइटेड के ही समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश करेगी और इसीलिए अति पिछड़ा वर्ग के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपसी खींचतान इन लोगों की इतनी ज्यादा है कि राहुल गांधी मौका देकर सीधा बिहार पहुंच गए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को इसी तरीके से बैक टू बैक रैलियां बिहार में करनी चाहिए, माहौल पूरी तरीके से बिहार में महागठबंधन के पक्ष में बनता जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर ऐसा कोई विधानसभा चुनाव नहीं होता जिसमें नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि उनके काफिले से एम्बुलेंस को पास होने की इजाजत दी गई और कोई बच्चा पोस्टर बनाकर लेकर आया था नरेंद्र मोदी का, जिससे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि पोस्टर मेरे को दे दीजिए और मैं आपको बाद में चिट्ठी लिखूंगा। यानी दोस्तों ये जो पीआर करने का तरीका होता है, न्यूज अखबारों में हेडलाइंस बनाने का मामला होता है, ये बार बार एक ही तरीके का होता है। इस पर लोग तंज कस रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने इस बात पर तंज कसा कि नरेंद्र मोदी की बंगाल की रैली को लेकर मीडिया में रिपोर्ट करते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी ने देखा कि एम्बुलेंस भीड़ में फंसी हुई है, तो नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले से आगे एम्बुलेंस को निकलने के लिए बोल दिया और एम्बुलेंस को पास करवाया। यानी पीआर करने का ये पूरा तरीका है दोस्तों, छवि चमकाने का मामला है। तो इस पर मनोज कुमार झा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्बुलेंस के लिए अपने काफिले को रोकने की तस्वीर कभी आश्वस्त करने वाली लगती थी, लेकिन चुनाव वाले हर राज्य के अंदर उन्हें बार बार देखने पर यह बनावटी लगती है, दिखावे की ये एक निश्चित विधि होती है। यानी बार बार एक ही चीज बताकर एक ही तरीके से प्रचार करके कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को अब सोचना चाहिए कि वो बार बार अगर एक ही तरीके की बातें करेंगे तो जनता उससे बर्दाश्त नहीं करेगी और खासकर जनता को पता चल जाएगा कि ये केवल प्रचार के लिए कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी एम्बुलेंस को ही रास्ता दे रहे होते हैं दोस्तों, और फिर से बंगाल के चुनाव में भी एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और मीडिया वाले रिपोर्ट छाप रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल शनिवार को हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे। दोस्तों एनसीपी के टॉप नेताओं के साथ हो रहे इस तरीके के घटना को लेकर कई सवाल उठे हैं कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत भयंकर साजिश चल रही है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पहले अजित पवार का प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी में नंबर 2 नंबर 3 के नेता माने जाते हैं छगन भुजबल दोस्तों। और ऐसे में छगन भुजबल शनिवार को एक हादसे में बाल बाल बचे। पुणे के पुरंदर के अंदर उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड की बजाय एक पार्किंग में उतार दिया जाता है दोस्तों, यानी जहां पर गाड़ियां खड़ी होती है वहां पर अचानक से हेलीकॉप्टर उतार दिया जाता है और हेलीपैड से 1 किलोमीटर दूर यह हेलीकॉप्टर इतना रिस्क लेकर उतारा गया कि अब प्रशासन ने इस मामले को लेकर पायलट पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं दोस्तों। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की 4 फोटो सामने आती है। हेलीकॉप्टर के आने का वीडियो पार्किंग में मौजूद लोगों ने बनाया दोस्तों। पार्किंग एरिया के ऊपर आते ही धूल का गुब्बार देखने को मिलता है, यानी सोचिए कितना रिस्क लेकर दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया होगा। एक तो पार्किंग की जगह पर इतनी ज्यादा धूल मटी था और वहां पर हेलीकॉप्टर लाया जाता, इतना धूल उड़ता है और नीचे उतारा जाता हेलीकॉप्टर दोस्तों, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा और धूल में ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना को लेकर छगन भुजबल ने बताया कि कोई हादसा नहीं हुआ, हम लोग सब सुरक्षित हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में इसलिए उतरा क्योंकि हेलीपैड दिखाई नहीं दे रहा था। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि हेलीपैड दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, और अचानक से अगर हेलीपैड दिखाई नहीं दे रहा तो हेलीकॉप्टर क्या कहीं भी उतार दिया जाएगा, और ये पार्किंग एरिया में उतारा गया कितना रिस्की था। और कहीं ना कहीं ये काफी करीबी नेता है अजित पवार के दोस्तों, और ऐसे में अब इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आखिर एनसीपी के नेताओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये कोई बड़ी साजिश और बहुत बड़ा कोई प्लानिंग था, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के द्वारा वंदे मातरम का अपमान अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की पार्षद रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने सदन के अंदर धर्म का हवाला देते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने से मना करती है। इस पर भाजपा के लोग भड़क गए दोस्तों और कहने लगे कि गाना ही पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों विवादित बयान दे रहे थे और उसके बाद माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला देखने को मिलता है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी ने अगर इस्तीफा नहीं लिया तो इसे कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाई देगा और कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनका पार्षद इस्तीफा नहीं देगा तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि बीजेपी के नेता हमेशा असली मुद्दों से भटकाते क्यों रहते हैं। जिस इंदौर के अंदर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई दोस्तों, उस इंदौर के अंदर राष्ट्रीय गीत कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा, इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे पता चलता है कि आम जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी के लोग कितना दूर है दोस्तों, और जनता के मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर रही थी कांग्रेस पार्टी की पार्षद, इसके बाद बीजेपी के लोगों ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया तो वो सदन छोड़कर चली गई। सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति वंदे मातरम गाए या ना गाए, ये उसकी खुद की इच्छा होती है, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कई समाज के लोगों को लेकर। केरल के एक समुदाय को लेकर मामला जब कोर्ट पहुंचा था दोस्तों, तो कोर्ट ने कहा था कि किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता, उनका मन नहीं करता तो वो नहीं बोले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल सम्मान में खड़े रहे और खड़े रहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अहमदाबाद गुजरात के अंदर एसआईआर में नाम काटे जाने के बाद अब अहमदाबाद के रहने वाले जेबी पटेल इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए। दोस्तों कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हटाए गए नामों को 10 अप्रैल को पब्लिश करने के लिए, वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए और आवेदकों को 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने की मंजूरी देने के लिए बोला गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मामला हाईकोर्ट के अंदर इलेक्शन ऑफिसर को 4 अप्रैल को दिए गए रिजेक्शन के फैसले को रद्द करने के लिए दिया गया है। कुल मिलाकर कई सारे लोगों के नाम लिस्ट से काटे गए हैं दोस्तों, जिसमें से एक व्यक्ति पहुंच गए कोर्ट, तो कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए होना चाहिए जिनका नाम गलत तरीके से एसआईआर की लिस्ट से हटाया गया है। लोगों को वोट नहीं देने देना ये साफ तौर पर उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीडब्ल्यूसी की बैठक 10 तारीख को 10 अप्रैल को बुलाई थी दोस्तों। इस बैठक में महिला आरक्षण से लेकर इंडिया गठबंधन की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई थी दोस्तों, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की बैठक 16 अप्रैल को संसद के सत्र शुरू होने से पहले 15 अप्रैल को बुलाई गई है दोस्तों। जो अपडेट है, जो जानकारी है वो ये कि इंडिया गठबंधन की बैठक महिला आरक्षण के मामले को लेकर और केंद्र के प्रस्तावित बदलाव को लेकर बुलाई गई है। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 अप्रैल को स्पेशल सेशन बुलाया गया है। पार्लियामेंट 3 दिन चलाई जाएगी दोस्तों। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। 2023 में संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया था। भाजपा की सरकार 33% आरक्षण को लेकर आदेश पारित करना चाहती है दोस्तों, लेकिन सबको लग रहा है कि कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, केवल चर्चा कराई जाएगी ताकि बंगाल और तमिलनाडु की महिलाओं के बीच में संदेशा जाए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में विचार कर रही है और उनके बारे में सोच रही है ताकि उनको महिलाओं का वोट मिले। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें ममता बनर्जी ने एक सनसनीखेज बड़ा दावा किया है दोस्तों। ममता बनर्जी बताती हैं 10 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए कि बसीरहाट में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोग दक्षिण कोलकाता के भवानी नगर हाई प्रोफाइल सीट से उनकी उम्मीदवारी को रद्द करवाने की कोशिश और बड़ी साजिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा के ये साजिश करने की कोशिश की और टीएमसी के कार्यकर्ता और जनता ने इस प्रयास को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कोसिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी कहती है कि जबरदस्ती 90 लाख लोगों के नाम काटे गए और यहां तक कि मुझे भी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भवानीपुर का चुनाव एक तरफा करने के लिए ये लोग बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको पूरी तरीके से विफल कर दिया और भाजपा के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे थे। यानी गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है दोस्तों। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भवानीपुर के अंदर हाई प्रोफाइल चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं भवानीपुर में जिस तरीके का चुनावी समीकरण बना हुआ है दोस्तों, जरूर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी साजिश भी चल रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे इसी तरीके से पहुंचते रहे दोस्तों। और थालापति विजय के खिलाफ भी एक बड़े लेवल की साजिश चल रही है। जो अपडेट है वो ये की अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ थालापति यानी थालापति विजय को लेकर टीवी के पार्टी के चीफ को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है दोस्तों। एक मामला सामने आता है जहां पर थालापति 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पेरम्बूर से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर टीवी के पार्टी के नेता थालापति विजय के सामने 2 और व्यक्ति जिसका नाम विजय है उनको मैदान में उतारा गया है दोस्तों। ऑल इंडिया जन नायका मकल कजगम पार्टी के विजय नाम का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और थालापति विजय की तरह ही एक और व्यक्ति का नाम विजय जी है जो चुनाव लड़ रहा है। यानी
यानी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर तीन तीन विजय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वोटों को डिवाइड किया जाए दोस्तों और लोगों को कंफ्यूज किया जाए। यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया गया है दोस्तों। एम जोसेफ और एस जोसेफ नाम का व्यक्ति भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है, यानी जोसेफ नाम का भी व्यक्ति है और विजय नाम का भी व्यक्ति है और थालापति विजय का नाम ही जोसेफ विजय है दोस्तों। तो उनके नाम पर कई सारे लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है और ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा होगा, जरूर इसके पीछे काफी सोच विचार करके पूरी रणनीति बनाकर ऐसा किया जा रहा है। पेरम्बूर के विधानसभा चुनाव में पिछली बार डीएमके के नेता आरडी शेखर चुनाव जीते थे दोस्तों। उन्होंने एआईएडीएमके के नेता एनआर धनापलान को लगभग 54,000 वोटों से हराया था, यानी काफी मजबूत सीट है ये डीएमके की, जहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं थालापति विजय। दोस्तों क्या आपको लगता है कि 54,000 वोटों से जो सीट एक व्यक्ति जीता हुआ है क्या उसको हराया जा सकता है? क्योंकि आरडी शेखर यहां से पहली बार नहीं, इससे पहले भी जीते हुए हैं, यानी 2 चुनाव बैक टू बैक जीते हुए हैं और उनको 1 लाख प्लस वोट यहां पर मिलता आया है, जो अपने आप में साफ संकेत है कि एक वरिष्ठ नेता है। और इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में भी वर्तमान विधायक आरडी शेखर को मैदान में उतारा गया है दोस्तों और उनके सामने पीएमके पार्टी के नेता मैदान में उतरे हुए हैं और थालापति विजय भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर फेसबुक पर मुख्यमंत्री की एडिट की गई तस्वीर और अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर विजय श्याम यादव नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। अकाउंट से योगी आदित्यनाथ की एक एडिटेड फोटो डालने का यह पूरा मामला है। शिकायत लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र के पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी केवल एफआईआर किया गया है, लेकिन जो भी अपडेट है वो ये कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्ट करने पर ऐसा किया गया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर टीएमसी को झटका। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग ने कृष्णानगर उत्तर की सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर डाला है दोस्तों। और भट्टाचार्य का नामांकन रद्द होने के बाद जिले के तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ दत्ता पार्टी के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं दोस्तों। यानी 2 लोगों ने अपना नाम भरा था, नामांकन दाखिल किया था, जिसमें एक का नाम रद्द कर दिया गया है, तो अब दूसरा चुनावी मैदान में उतर चुका है। आपको बता दें कि कृष्णानगर उत्तर की जो सीट है दोस्तों, ये सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े मुकुल रॉय के खाते में गई थी दोस्तों। मुकुल रॉय को 54% वोट मिला था। दूसरे नंबर पर कोशानी मुखर्जी एआईटीसी के यानी तृणमूल कांग्रेस के थे और ये बीजेपी की सीट है, जहां पर तारक नाथ चटर्जी को मैदान में उतारा गया है और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सोमनाथ दत्ता होंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे फेज के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई दोस्तों। इसके पूरा होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर वोटर लिस्ट में से कुल मिलाकर 6 करोड़ 8 लाख लोगों के नाम हटाए गए। पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू किया गया था 12 राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे दोस्तों तो काफी बड़ी संख्या में लोगों को एसआईआर के अंतर्गत लाया गया। 51 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। फाइनल लिस्ट के बाद 44 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रह गया है दोस्तों। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुडुचेरी और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की एसआईआर की फाइनल लिस्ट में से लगभग 13% लोगों के नाम कट गए हैं, यानी 2 करोड़ के आसपास लोगों के नाम कटे हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारी संख्या में लोगों के नाम, लगभग 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं। साथ साथ दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें जयपुर में अखिलेश यादव मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि एक नकली संत है जो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। दावा तो वे करते हैं कि रात के 3:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें योग करने का मौका मिला तो वो डगमगा रहे थे। यानी योगी आदित्यनाथ के योग करने के तरीके और योगी आदित्यनाथ के दावों पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बातें कही है दोस्तों। और शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने पर भी ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ पहली बार भारत के इतिहास में ये होने जा रहा है दोस्तों, पहली बार हारे हुए उम्मीदवार के सामने ईवीएम की जांच कराई जाएगी। मुंबई के चांदीवली सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता नसीम खान ने रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके बाद अब ये जो अपडेट आई है वो ये कि कोर्ट ने फैसला दिया है और अब ईवीएम की जांच उम्मीदवार के सामने की जाएगी दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ी बात है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर डीएमके की राह पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु की जनता नहीं देगी वोट, TKS एलगोवन की ओर से ये बयान आया है दोस्तों। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी
डीएमके के प्रवक्ता ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ता देने का जो वादा किया गया है, ये दिखाता है कि हारने वाले हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास खुद का कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग केवल हमारा एजेंडा यानी डीएमके और कांग्रेस पार्टी गठबंधन का एजेंडा चुरा चुरा कर थोप रहे हैं। अब एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो अपना संकल्प जारी कर रहा है, 200 संकल्प पत्र जारी कर रहा है, डीएमके को पता है कि ये संकल्प पत्र जारी कर भी देंगे तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि डीएमके की सरकार जनता को 1500 रुपए अकाउंट में पहुंचा रही है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ इस्तीफे के पहले नीतीश कुमार ने खाली किया सीएम आवास, यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास से भारी संख्या में सामान इधर से उधर करते हुए देखा गया है। दोस्तों बीते दिन गाड़ियां भर भर के नीतीश कुमार का सामान ले जाया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास से। एक अड़े मार्ग से सामान सर्कुलर रोड बंगले की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, यानी रहेंगे नीतीश कुमार पटना में ही, लेकिन अब मुख्यमंत्री बंगला खाली कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार का इस्तीफा आप कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण ये खबर सामने आ सकती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सिर्फ पूंजी या पॉलिसी काफी नहीं है, इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद कानून व्यवस्था की हमको बहुत जरूरी है। निवेशकों का भरोसा इसी पर टिका हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत शनिवार को बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल ऑफ लॉ कॉन्क्लेव 2026 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के अंदर कानून की गुणवत्ता हो, स्थिरता हो, पारदर्शिता हो, ताकि देश के अंदर बिजनेस हो सके, लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, निवेश कर सके, और इसके लिए कानून का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है जिसे हमारे देश के अंदर विकास तेजी से हो। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।